साइटेशन से रिलेटेड है। अभी तो आप लोगों ने रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे जो है क्या क्या करना है, हमें अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, हमें हाइपोथेसिस कैसे लिखनी है, हमारा जो रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब सारी चीजें। लेकिन जब वो सारी चीज आप कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको आप वर्ड के पेज पे आप लिखते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि फॉर्मेटिंग ऐसी चीज है जो आपके जितने भी राइटिंग प्रोसेस हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए आपको बताता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप किसी भी तरीके से किसी फॉन्ट में कुछ लिख देंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूं कि बेसिक 2 स्टाइल शीट जो है फॉलो किया जाता है और हर स्टाइल शीट्स के अपनी अपनी फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहला जो है ये एपीए स्टाइल है, जिसको साइंस और सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और एमएलए स्टाइल शीट है जिसको लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट्स, हिस्ट्री इन सब के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं, अगर थीसिस लिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आप एपीए फॉलो कर रहे हैं या एमएलए फॉलो कर रहे हैं। एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसको साइंस और सोशल साइंस, साइकोलॉजी सारे जो है स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पीएचडी और रिसर्च पेपर लिखते समय जो है फॉलो करते हैं। और एमएलए का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसको आप गूगल पे भी सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है वो लैंग्वेज और लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आर्ट्स के जो म्यूजिक और फाइन आर्ट, इस तरह के जो आर्ट्स हैं उनको, उनके स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो करते हैं। कहीं कहीं पे ये भी देखा गया है कि जो बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी जो है इसको फॉलो करते हैं एमएलए स्टाइल शीट को। तो मेरा जो पूरा लेक्चर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फॉर्मेटिंग और साइटेशन। हालांकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको 90 मिनट्स में कवर नहीं किया जा सकता है दोनों को। फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको, और जो कि आपके लिए जरूरत होंगी उनको मैं जो है इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट जो लास्ट में बचेगा उसमें आपके जो है क्वेश्चंस को मैं लेना पसंद करूंगा। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉर्मेटिंग का है। फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम एमएस वर्ड पे भी चल के देखेंगे कि ये जो चीजें हैं वो कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर में टाइपिंग जानते होंगे, तो उनको और भी आसानी हो जाएगी कि हमें क्या कैसे करना है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये भी जानना जरूरी है कि हमें किस तरह से करना है। अगर खुद से ये सब सारी चीजें करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, तो ये उनके थीसिस का काम जो है 50% से ज्यादा आसान कर देगा। जब वो टाइपराइटर के पास जाते हैं वहां से जो गलतियां निकलती हैं उससे, और जो खुद से करते हैं उसमें। सबसे पहला जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें फॉन्ट कौन सा लेना चाहिए और उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए। हम दोनों की बात करेंगे, एपीए की भी बात करेंगे, एमएलए की बात करेंगे। तो दोनों गाइडलाइन ये कहती हैं कि फॉन्ट हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा फॉन्ट हमें लेना चाहिए जो प्रॉपर्ली विजिबल हो, जो कर्सिव में ना हो। जैसे मोनोटाइप, क्रिस्टेवा टाइप का एक फॉन्ट होता है, उसमें इटैलिक्स में लिखा जाता है या डिजाइन में लिखा जाता है। तो इस तरह का हमें कोई फॉन्ट चूज नहीं करना है, और उसकी फॉन्ट साइज ऐसी हो कि प्रॉपर्ली उसको पढ़ा जा सके। तो फॉन्ट हमारा जो जनरली जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो अलाउ करती हैं कि हमारा जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा। और उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी? तो फॉन्ट साइज 11 to 13, एपी हैंडबुक बताता है कि फॉन्ट साइज हम 11 से 13 के बीच में कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक आइडियल साइज जो है 12 यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारा फॉन्ट क्या होगा? टाइम्स न्यू रोमन होगा, और हमारी जो फॉन्ट साइज होगी
12 होगी सबसे पहले। और जो हमारा पेज होता है वो A4 पेज होता है, और जो ब्लैंक पेज जब हम लेते हैं टोटली व्हाइट होता है, उसमें कोई कलर नहीं करेंगे, कोई हम डिजाइन उसमें नहीं करते हैं। यही जो है हमारा मेन होता है। फॉन्ट हमारा टाइम्स न्यू रोमन होगा, फॉन्ट साइज 12 होगा। इसको आप लोग नोट करते भी चलिएगा, और जब कभी भी आप एमएलए हैंडबुक या एपीए हैंडबुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिफाइन नहीं रहती। जैसे फॉन्ट, वहां आपको टाइम्स न्यू रोमन डिफाइन नहीं मिलेगा, फॉन्ट साइज आपको डिफाइंड नहीं मिलेगा। तो इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट करती है, मैं उनको बता रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज उसकी 12 होगी। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग उसमें आपको जिक्र मिल जाएगा। ये सब कैसे करते हैं इसका भी हम डेमो आपको देंगे। लाइन स्पेसिंग जो है 2 होना चाहिए, 2.0 करके जो है एक ऑप्शन होता है उसमें, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और जो मार्जिन होता है, जो पेज, जिस पेज पे हम अपना रिसर्च पेपर या थीसिस लिखते हैं, वो उसका मार्जिन जो है चारों तरफ से 1 इंच होता है। 1 इंच टॉप होगा, 1 इंच बॉटम होगा, 1 इंच लेफ्ट और 1 इंच लाइन होगा, सॉरी लेफ्ट और राइट। तो चारों तरफ से हमें 1-1 इंच का जो है मार्जिन छोड़ना पड़ता है, और बीच में हमें लिखना पड़ता है। पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर भी हमें जो है डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस एमएस वर्ड में मिलते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि हमें टॉप पे राइट साइड लिखना होता है। वो भी जो है हमारे हेडर में लिखा जाता है। हेडर में लिखने के लिए मैं बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है। ये एमएस वर्ड की स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन यहां से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो फॉन्ट है आपका, और साइज आपको यहां से मिल जाती है। आप टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 12 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी मार्जिन कैसे हम सेट करेंगे, तो मार्जिन के लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट में यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन के ऑप्शन में आप नॉर्मल वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक जो इंच होता है इज इक्वल टू 2.54 cm, ये इसको आप लिख लीजिए इस यूनिट को, कि 2.54 cm इज इक्वल टू, मतलब सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1 इंच। और हाफ इंच कितना होता है? 1.27 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी हाफ इंच और 1 इंच की बात आएगी, हमेशा हर जगह आएगी, तो जो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट सेट होता है वो सेंटीमीटर सेट होता है। अब ये मैं इसको ये भी बता दूंगा आपको कि कहाँ जाके आप इसको इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंच दिखाने लगेगा सेंटीमीटर की जगह पे। तो आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं टॉप 2.5 cm लिखा हुआ है, बॉटम 2.5 cm, लेफ्ट 2.5 cm और राइट 2.5 cm। तो ये 1-1 इंच का चारों तरफ का बॉर्डर है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो पेज है वो 1-1 इंच का आपको मार्जिन प्रोवाइड कर देता है। वो ऐसा पेज सेट करके ऑलरेडी दे देता है। ये एमएस वर्ड में डिफॉल्ट ऑप्शन है एक, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज आपको हम बता रहे थे कि कैसे इसको पाएंगे हम, कि कहां पर है ये। तो मेरा एमएस ऑफिस 2019 है, उसमें एक ऑप्शंस का जो है टैब है, उस पे आप जाएंगे। ऑप्शंस में एडवांस में जाएंगे आप, यहाँ पे शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, यहाँ पे सेंटीमीटर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इंचेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे दिखा रहा है, इंच तो नहीं लिखा रहा था, लेकिन उसकी साइन बनकर आ जाती है, 1 इंच टॉप, 1 इंच बॉटम, 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कर लेंगे आप लोग ऐसे? यस सर, यस सर। ठीक। अब हम आते हैं कि लाइन स्पेसिंग कैसे देंगे।
लाइन स्पेसिंग के लिए सपोज आपने पहले से ही लिख लिया है तो आप कंट्रोल ए दबा के पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का, इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेंगे, 2.2। ठीक है, ये डबल स्पेसिंग, जब कभी भी आप लिखते हैं थीसिस आपको लिखनी है तो फिर आप डबल स्पेसिंग में ही लिखेंगे, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। मतलब आप चाहे आपका रिसर्च या थीसिस की मेन बॉडी हो, चाहे वो रेफरेंसेस हो या वर्क साइटेड हो, सब आपको जो है डबल स्पेस में लिखना है। एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट इन डबल स्पेस। कभी कभी जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो रिसर्च पेपर की कुछ गाइडलाइंस होती है जो कहते हैं कि आप एमएलए में आप रेफरेंसिंग करेंगे या एपीए में करेंगे, आप 1.5 जो है स्पेसिंग रखेंगे या 1 रखेंगे, तो उनकी जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जहां तक थीसिस लिखने की बात है या थीसिस से रिलेटेड ऐसा कोई रिसर्च पेपर तैयार करने की बात है तो उसमें आप डबल स्पेसिंग ही फॉलो करेंगे और जितने नॉर्म्स मैं बता रहा हूं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक ऑप्शन जो पेज नंबर का है वो इसमें बता रहे हैं कि पेज नंबर कैसे आप देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं शर्मा 1 लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे सबसे ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हेडर करते हैं। ये हेडर पे आप कुछ वैसे नहीं लिख सकते हैं जब तक वहां पे आप क्लिक करके जो है इसको डबल क्लिक करेंगे और तब जो है ये ऑप्शन खुलता है आपके लिए। तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप पेज नंबर का ऑप्शन पाते हैं। पेज नंबर के ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, लेकिन आपको टॉप ऑफ द पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टॉप ऑफ पेज। फिर उसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जो आपका पेज नंबर होगा हमेशा जो है राइट अलाइन होगा, राइट साइड ही होगा। आप लेफ्ट साइड नहीं कर सकते हैं, आप मिड में नहीं कर सकते हैं, आप बॉटम में भी तीनों पोजीशन पे नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा टॉप पे राइट साइड में ही जो है इस पेज नंबर को लिखना है। तो आप ये पेज नंबर लिख सकते हैं। आपको लगता है कि इसका फॉन्ट कुछ दूसरा आ रहा है तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी जो है चेंज कर सकते हैं। इसको भी टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, इसकी साइज भी आप 12 कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेटिव आपकी एक जैसी रहेगी। आप जितने भी सिलेक्ट करेंगे टाइम्स न्यू रोमन और साइज उसकी 12 होगी। अब आते हैं उससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सेक्शन टाइटल्स। सेक्शन टाइटल से पहले भी जो है एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, उसको जानना आपको। आप वर्ड में जो है 4 ऑप्शंस देखते हैं। ये जो फर्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है और ये जस्टिफाई है। जब कभी भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए अलाइन लेफ्ट का। अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं एक पेपर दिखा रहा हूं आपको, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये देखिएगा कि इसके लेफ्ट साइड में सब एक जैसी लाइन है, आप देख रहे होंगे। स्टार्टिंग इसकी सेम इस प्लेस से हो रही है, लेकिन आप राइट साइड में देखेंगे तो कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है। इसको जो है हम कैसे सही करें? सही करने का तरीका तो है कि हम इसको जस्टिफाई कर दें, लेकिन आपको जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि जब जस्टिफाई आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है? रेफरेंसेस में होती है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि रेफरेंसेस में कैसे प्रॉब्लम होती है आपको। ये रेफरेंसेस है आपके। अभी ये लेफ्ट अलाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसी को सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर दें, अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो लाइन है उसमें जो कम वर्ड रहते हैं तो उन वर्ड को ही वो स्ट्रेच करके जो है वहां पर पहुंचा देता है। तो इसमें जो गैप होता है
आप देखेंगे कि वो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, एक स्पेस से ज्यादा का गैप हो जाता है, वो केवल इसी वजह से होता है। अगर हम रेफरेंसेस को छोड़ दें, अगर हम यहीं पे बात करें कहीं पे लिखने की, सपोज इसको हम जस्टिफाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं कहीं पे जो है स्पेस कम कर दिया गया है, कहीं कहीं पे ज्यादा कर दिया गया है। आप ऊपर वाली लाइन इससे कंपेयर करेंगे नीचे वाली लाइन से, तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे स्पेस ज्यादा है, कहीं पे स्पेस कम है। तो इसलिए जस्टिफाई का ऑप्शन हमें नहीं चूज करना है, हमें जो भी ऑप्शन चूज करना है वो ये है, अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन टाइटल्स पे। सेक्शन टाइटल्स जो है, ये जो आपके मेजर टाइटल्स होते हैं, मेजर क्या कहते हैं, रिसर्च में जो टॉपिक होते हैं या उसके चैप्टराइजेशंस होते हैं, वो सेक्शन टाइटल के अंतर्गत आते हैं। टाइटल ऑफ योर पेपर, जो टाइटल आपके पेपर का होगा उसका भी लिखने का तरीका होता है। आप देख रहे हैं कि टाइटल में टी कैपिटल है, फिर ऑफ में ओ और एफ दोनों स्मॉल है, फिर वाई जो है कैपिटल है और पेपर में पी कैपिटल है। तो इसको टाइटल केस कहते हैं। टाइटल केस क्या होता है, जिसमें जितने भी हेड वर्ड्स होते हैं या जितने भी मेजर वर्ड्स होते हैं उनको आप, उनका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखते हैं, बाकी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं या प्रीपोजिशंस होते हैं उनको आप स्मॉल में लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो इसमें प्रीपोजिशन में ओ और एफ को दोनों को स्मॉल में लिखा गया है। लेकिन टाइटल एक हेड वर्ड होता है और कोई भी सेंटेंस की बिगनिंग होती है, तो फिर आप जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर लेते हैं। योर पेपर, ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये एग्जांपल इसी का ले रहा हूं, प्लेजर्स ऑफ व्यूइंग इन पॉपुलर विजुअल कल्चर। आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑफ और इन ये दोनों जो है स्मॉल से लिखे गए हैं, लेकिन प्लेजर में पी, व्यूइंग में वी, पॉपुलर में पी, विजुअल में वी और कल्चर में सी, ये सारे जो है लेटर्स जो है कैपिटल में लिखे हुए हैं और बाकी जो है स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो इसको टाइटल केस कहते हैं। आप वर्ड में कुछ ऑप्शंस पाते हैं जिससे आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा कि किस वर्ड को हमें कैपिटलाइज करना है, किस लेटर को कैपिटलाइज करना है, किसको नहीं। आप सेंटेंस केस पाते हैं वर्ड में। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज कर देगा और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे उसमें सबको जो है स्मॉल कर ध्यान देना होगा कि जब कभी आप सेंटेंस केस बना रहे हैं, सेंटेंस केस की जरूरत आपको एपीए स्टाइल शीट में जब आप रेफरेंसेस लिख रहे होते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ती है। टाइटल जब यहाँ आप लिख रहे हैं थीसिस में तब तो फिर इस तरह से टाइटल होगी, लेकिन जब इसकी रिफरेंसिंग होती है तो फिर वो दूसरे तरीके से होती है, जो कि हम साइटेशन वाले कॉलम में आपको बताएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन है लोअर केस का। लोअर केस अगर सिलेक्ट करते हैं तो सारा जो है, आपको एग्जांपल भी दे के बताता हूं। सेंटेंस केस में देखिए क्या होता है, इसमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर देगा, बाकी लोअर केस में देखिए सारे लोअर कर दिया इसने, कोई भी कैपिटल नहीं होगा, जो कि गलत होता है। सेंटेंस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर दिया। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपको अपर केस का। अपर केस में सारे लेटर्स को इसने कैपिटल कर दिया है। आपको न लोअर केस यूज करना है न अपर केस यूज करना है। आप सारे लेटर को कैपिटल लिखने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एपीए और एमएलए हैंडबुक को फॉलो करते हैं। भले वैसे लोग लिख देते हैं, वो गलत होता है, लेकिन कहीं भी आपको जो है कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। हमेशा जो भी लिखा जाता है टाइटल केस में लिखा जाता है। और एक ऑप्शन मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये भी आपका काम नहीं करता है, लेकिन ये कुछ हद तक आपका काम आसान कर देता है। अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हैं तो ये क्या करता है, सारे लेटर्स को
के फर्स्ट सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर्स को ये कैपिटलाइज कर देता है। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, आर्टिकल्स यूज होते हैं, उनको आप मैनुअली इसको इस्तेमाल में लिख सकते हैं। तो ये आपका टाइटल केस बन जाता है, टाइटल केस में हो जाता है और टाइटल आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। आपको टाइटल कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर शुरू में कोई आर्टिकल आपका ए एन या द आता है तो फिर उसको आप फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बीच में आता है तो उसको नहीं करते हैं। लेकिन अगर कॉलन के बाद आता है, कॉलन समझते हैं आप? कॉलन जो दो बिंदी होती है, सपोज मैं एजिग्नेशन के बाद में लगा रहा हूं, तो शिफ्ट प्लस जो सेमी कॉलन का बटन होता है उसको दबाएंगे तो ये कॉलन हो जाता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, विजिबल हो रहा है? डेजिग्नेशन के बाद हमने ये लगाया है। हो रहा है सर। अगर कॉलन के बाद अगर हम कोई लेटर आता है तो वो भी जो है फर्स्ट उसका लेटर जो है कैपिटल, कोई वर्ड आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है? ये सभी चीज आप ध्यान रखेंगे जब आप लिखने जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेपर्स मिलते हैं तो उसको भी देखेंगे आपकी किस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन कोई स्टैंडर्ड पेपर देखिएगा जो ऑलरेडी जो है रिनाउंड जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। दूसरा, इसमें सेक्शन टाइटल्स में देखिए, टाइटल ऑफ योर पेपर, ये रिसर्च पेपर की बात की जा रही है। अगर आप बात करें अपने थीसिस की तो आपके जितने चैप्टराइजेशन होते हैं वो शुरू में अगर देखते हैं तो एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं उसमें, फिर चैप्टराइजेशन जो होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर जो चैप्टर्स के नाम होते हैं लास्ट में कंक्लूजन होता है, फिर बिब्लियोग्राफी होती है। तो ये सब जो सारे सेक्शंस टाइटल्स होते हैं वो हमें सेंटर में करके लिखना होता है। हम उसको ना लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं ना राइट अलाइन कर सकते हैं, हमें सेंटर में लिखना है जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑथर्स नोट की बात करें तो ऑथर के बारे में हमें बताना होता है कि ऑथर कौन है। ऑथर का नाम बस वहां पे लिख दिया जाता है और उसका डिटेल जो है नोट्स में दिया जाता है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट भी हमारा जो है सेंटर्ड होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। सेंटर्ड, बोल्ड, और इसकी भी जो फॉन्ट होती है वही होती है टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 12 होती है, बस ये बोल्ड रहता है। फिर उसके बाद मेन बॉडी ऑफ थीसिस या रिसर्च पेपर होता है, फिर उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं, अपेंडिसेस आते हैं, एंड नोट्स आता है। तो ये सब चीजें जो भी आपको सेक्शन में लिखना होता है वो आप सेंटर में लिखते हैं और इसको टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है और जो साइज है वही आप सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ये हेडिंग टाइटल्स। हेडिंग टाइटल्स में क्या होता है कि आप बहुत सारे हेडिंग्स देते हैं, खासकर एपीए स्टाइल वालों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हेडिंग जब हम देते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं और उससे कई लेवल्स होते हैं। तो एपीए जो है 5 लेवल्स डिफाइन किया हुआ है कि हम जो है, जैसे लेवल 1 क्या होता है जो हमारी मेन हेडिंग होती है, लेवल 2 क्या होता है जो उस हेडिंग के अंडर में आती है जिसको सब हेडिंग कहते हैं, हेडिंग के जो नीचे अंडर में आती है उसको सब हेडिंग कहते हैं। उस सब हेडिंग के अंडर में जो आती है वो लेवल 3 में आएगी, उस लेवल 3 के अंडर में जो आएगी वो लेवल 4 होगा, और लेवल 4 के अंडर में जो आएगा वो लेवल 5 होगा। तो इतने लेयर्स बनाए गए हैं इनको, लेकिन इसका भी लिखने का तरीका होता है। आप कैसे जो है ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेवल 1 की हेडिंग है या सब हेडिंग है या मेन हेडिंग है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो लिखने के तरीके से, उसकी फॉर्मेटिंग से आपको पता चलता है कि ये लेवल 1 की हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है या सब हेडिंग है। तो आप देख रहे हैं जो लेवल 1 की हेडिंग होती है, अभी आप ऐसे देख लीजिए, फिर उसको इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया है एक स्लाइड में, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा तो उससे आपको क्लियर होगा। तो जो लेवल 1 की
हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है वो सेंटर में होती है, बोल्ड होती है और टाइटल केस में होती है। टाइटल केस कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं वो आपको बता दिए हैं। सेंटर बीच में होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, मतलब वो बोल्ड मोटे में रहे, वो सेंटर रहे और एकदम मिड में रहे, बीच में रहे उस पेज के, और टाइटल केस में होना चाहिए। फिर उसमें जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आप देख रहे हैं लेफ्ट अलाइन रहता है, वहां से 0.5 इंच इसको एक टैब से हम खिसकाकर तब वहां से अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लाइन है उसको टैब से 0.5 इंच हम उसको राइट साइड जो है पुश करते हैं, मतलब एक बार अगर टैब हम दबाते हैं तो 0.5 इंच जो है वो खिसकता है। जैसे मैं आपको वर्ड के थ्रू एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे जो है ये होता है। सपोज ये अब्स्ट्रैक्ट जो है, मान लीजिए इसको मैं नॉर्मलाइज कर दे रहा हूं, ये हमारा पैराग्राफ है सपोज, अब्स्ट्रैक्ट से जो शुरू होता है उसको मैं टैब के माध्यम से जो है खिसकाऊंगा, वो भी 0.5 इंच ही जाएगा। एक टैब अगर पुश करते हैं तो वो 0.5 इंच ही खिसकता है। इसको आप यहां से भी आप देख रहे होंगे, ये इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, तो इस पर भी अगर एक बार क्लिक करेंगे, सॉरी ये तो पूरा जो है डिस्टर्ब हो रहा है, ये इसकी फॉर्मेटिंग कुछ खराब हुई है। एक्चुअली ये पेपर मुझे आया हुआ है एडिट करने के लिए, तो मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा था। तो आप अपने कीबोर्ड से अगर टैब को प्रेस करेंगे 0.5 इंच आपको ये खिसका देता है राइट साइड में। आप कभी भी बार बार स्पेसेस का यूज नहीं करेंगे। स्पेस बटन का आप केवल यूज तभी करेंगे जब वर्ड के बीच में आपको स्पेस देना हो, वो भी सिंगल स्पेस आपको देना हो। इस तरह से अगर टैब का यूज नहीं करते हैं तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है, और जब कभी आप टाइपराइटर के पास भी ले जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएगा। इसलिए हमेशा टैब का प्रयोग करेंगे। अगर बैक स्पेस दबा देते हैं तो वो अपनी जगह पहुंच जाता है, और टैब बटन दबा देते हैं तो वो 0.5 इंच आपका इंडेंट कर देता है। तो आपको इंडेंट करके फिर वो कंटेंट लिखना है। उसके नीचे अगर आपको सब हेडिंग देनी है, मतलब लेवल जो मेन हेडिंग के नीचे अगर कोई दूसरी हेडिंग देनी है तो फिर वो कैसे होगा, ये देखिए आप लेफ्ट अलाइन होगा वो, मतलब आप पहला जो लेवल 1 था वो तो बीच से शुरू हुआ था, लेकिन जो लेवल 2 का हेडिंग है, जो सब हेडिंग जिसको कह रहे हैं, ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है एकदम किनारे से, मार्जिन से, वो भी लेफ्ट मार्जिन से शुरू हो रहा है, और ये बोल्ड में होना चाहिए और टाइटल केस में होना चाहिए। लेकिन इसका जो टेक्स्ट शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे वाले दोनों का जो टेक्स्ट है वो सेम स्पेस से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी जो है एक टैब की जरूरत पड़ेगी। एक इंक्रीज इंडेंट वाला जो टैब है उसको आप प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर ला देगा, और यहां से अपने टेक्स्ट को शुरू करना है। फिर सेकंड वाले के नीचे अगर कोई हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग अगर जिसको नाम हम दे दें, तो वो कहां से शुरू होगा, वो यहीं से शुरू होगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम वही रहेगा, लेफ्ट अलाइन भी रहेगा, बोल्ड भी रहेगा, लेकिन टाइटल केस में भी रहेगा, लेकिन ये इटैलिक्स में रहेगा। जब इटैलिक्स में रहेगा तब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ यह जो है मेन हेडिंग के सब हेडिंग के अंडर की हेडिंग है। मेन हेडिंग हमारा लेवल 1 हो गया, सब हेडिंग हमारा लेवल 2 हो गया, और इस सब हेडिंग के अंडर में जो हमारा आ रहा है वो लेवल 3 हो गया, जो कि इटैलिक्स में होगा। और इसका भी टेक्स्ट जो है सेम पोजीशन से एक जो 0.5 इंच का टैब है वहां से जो है ये शुरू होगा। जो 4th और 5th है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारी जो है चीजें आप जब आप यूज कर रहे होते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको बहुत सारी हेडिंग्स देने पड़े तो उन हेडिंग्स में उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या होता है वो इससे जान सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है कि हाँ इसमें 5 लेवल्स तक हो सकते हैं, इसमें ज्यादा भी लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप अवॉइड करिए कि 5 लेवल्स तक रहें, क्योंकि 5 लेवल्स तक आपके पास जो है गाइडलाइंस मिली हुई है। 5 लेवल्स जो है वो इसमें 4th वाला जो लेवल है वो क्या आता है, 3rd के अंडर में आता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कहां से शुरू हो रहा है, जहां से
सारे टेक्स्ट शुरू हो रहे हैं, वहां से ये शुरू हो रहा है, इंडेंट होके बोल्ड है, टाइटल केस है, लेकिन उसके बाद एक पीरियड दिया जाता है, एक फुल स्टॉप दिया जाता है। इंग्लिश में पीरियड को फुल स्टॉप कहते हैं, तो कभी कभी मैं पीरियड या फुल स्टॉप यूज करूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये जो हेडिंग होगी वो टाइटल केस में होगी, बोल्ड होगी, इंडेंटेड होगी, और उसके बाद एक पीरियड दिया होगा। और खास बात यह है कि जब उस हेडिंग का जो टेक्स्ट शुरू करेंगे हम, उस पीरियड के तुरंत बाद ही हम शुरू कर देंगे स्पेस देकर। आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट बिगिन ऑन द सेम लाइन। उसी तरह फिफ्थ लेवल की जो हेडिंग है उसमें क्या करेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इंडेंट रहेगा, बोल्ड रहेगा, टाइटल केस रहेगा, पीरियड रहेगा, लेकिन इटैलिक्स हो जाएगा ये, ताकि जैसे इटैलिक्स नहीं रहेगा तो हम समझ लेंगे कि ये फोर्थ लेवल की है, और इंडेंटेड है तो फिर, और इंडेंटेड नहीं है तो फिर हम समझ लेंगे कि ये थर्ड लेवल की है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस लेवल की ये हेडिंग है। इंडेंट, बोल्ड, इटैलिक्स, टाइटल केस, पीरियड, फिर उसके बाद यहीं से टेक्स्ट शुरू हो जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल जो है आपको दिखा रहा हूं, छोटा सा। ये लेवल 1 की हेडिंग देखिए, एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, ये यहां पर है। फिर लेवल 2 की हेडिंग देखिए आप, यहां पर है। लेवल 3 की हेडिंग देखिए आप, कॉन्फ्लिक्ट यहां पे है। तो एलिमेंट ऑफ लिटरेचर में यह मेन हेडिंग हुई। इसके अंडर में प्लॉट और स्पेक्टिकल, बहुत सारी चीजें आती हैं जो लेवल 2 में आती हैं, लेकिन प्लॉट के अंडर में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है लेवल 3। मतलब लेवल 1 के अंडर में बहुत सारे लेवल 2 भी हो सकते हैं, और लेवल 2 के अंडर में बहुत सारे लेवल 3 हो सकते हैं, लेवल 3 के अंडर में बहुत सारे लेवल 4 हो सकते हैं, लेवल 4 के अंडर में बहुत सारे लेवल 5 हो सकते हैं, लेकिन वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि लेवल 1 का हम यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेवल 1 का हम की सब हेडिंग्स लिखेंगे तो प्लॉट के ही सामने लिखेंगे, मतलब इसी के बराबर ही लिखेंगे। इसको हम इंडेंटेड नहीं कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आप यहां से हो सकता है समझ जाएं। सपोज मेथड हमारा जो है फर्स्ट लेवल है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेवल में बहुत सारे मेथड्स में लेवल 1 है, तो इसमें 2 हमने लेवल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी लेवल 2 है और पार्टिसिपेंट्स लेवल 2 है। तो ये मेथड्स के अंतर्गत आता है ये दोनों लेवल। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी के जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है, देखिए कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। पार्टिसिपेंट्स जितने उनका जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। अब लेकिन पार्टिसिपेंट्स में हमारे 2 लेवल हैं। लेवल 3 2 तरीके के हैं। लेवल 3 जैसे पार्टिसिपेंट्स हमारे टीचर्स भी हैं और लर्नर्स भी हैं, तो हम इन दोनों को लेवल 3 की कैटेगरी में रखेंगे। तो लेवल 3 जान रहे हैं कि आप इटैलिक्स में होते हैं, तो ये इटैलिक्स में देखिए लिखा हुआ है, और इनके टेक्स्ट देखिए कहां से शुरू हो रहे हैं। तो ये केवल 3 लेवल का एग्जांपल दिया गया है ऊपर वाले में। ऊपर वाला जो मेथड्स है जिसमें लेवल 1 है, इसमें केवल 3 एग्जांपल दिए गए हैं, मतलब लेवल 1 के, लेवल 2 के और लेवल 3 के। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला रिजल्ट्स वाला है सेक्शन, ये मेन हुआ, लेवल 1 हुआ। इसमें जो है कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सेकंड लेवल भी आपको देखने को मिल जा रहा है, थर्ड लेवल भी देखने को मिल जा रहा है, फोर्थ लेवल भी देखने को मिल जा रहा है, और फिफ्थ लेवल भी देखने को मिल जा रहा है। तो आप देखिए कि जो सेकंड है वो बोल्ड है, इटैलिक्स है, टाइटल केस में है, और लेवल 3 जो है ये इटैलिक्स में है। फिर लेवल 3 के अंडर में जो 4 और 5th लेवल है वो किस तरह से है और कहां से उसका टेक्स्ट शुरू हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है आपको देखिए लेवल 2 यहाँ पे दिख रहा है। लेवल 2 क्या है, लेवल 1 की जो है मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, सॉरी, मेन हेडिंग की सब हेडिंग है, रीडिंग एबिलिटी टेस्ट और स्पीकिंग एबिलिटी टेस्ट। ये 2 इसकी सब हेडिंग्स है, किसकी, रिजल्ट्स की। और रीडिंग एबिलिटी टेस्ट की जो सब हेडिंग है इसकी, ये क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है। और शॉर्ट टेक्स्ट की जो सब हेडिंग्स है, ये वर्ड पर मिनट, रीडिंग कंप्रीहेंशन और डिटरमाइनिंग फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, सॉरी, ये वर्ड्स पर मिनट और रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये लेवल 4th में आता है। लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन की जो
लेवल सब हेडिंग है वो क्या है, लेवल 5th है, ये डिटरमाइनिंग फैक्ट वर्सेस ओपिनियन है। इसको एक दूसरा एग्जांपल में लेके बताता हूं, जो कि हिंदी का एग्जांपल है, इससे हो सकता है कि क्लियर हो जाए। जैसे हिंदी में बहुत सारे काल हैं, जैसे आदि काल हुआ, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, छायावाद, प्रयोगवाद, इस तरह के। तो हमने देखिए उसका एग्जांपल लिया, मैंने वैसे ही बनाया है इसको, आप लोग हो सकता है कि कुछ गलत भी हो उसमें, लेकिन बस आप हेडिंग समझिए कि हेडिंग कैसे जो है होता है। जैसे भक्ति काल के कवि, ये हमारी मेन हेडिंग है। तो भक्ति काल के अंतर्गत विभिन्न कवि आते हैं और कौन कौन है, ये सब सारा डिटेल आप लिख सकते हैं पैराग्राफ में। फिर उसके बाद जब हेडिंग आती है तो लेवल 2 आप देखिए, हमने 3 कवि इसमें लिए हैं भक्ति काल के, कबीरदास जी, फिर यहाँ सूरदास जी और तुलसीदास जी। ये देख रहे हैं सब लेवल 2 में आएंगे, क्योंकि भक्ति काल के कवि के बारे में बताया जा रहा है और 3 कवियों को लिया जा रहा है। तो मेन लेवल 1 के अंडर में जितने भी आएंगे वो लेवल 2 आएंगे। ठीक है, कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी, ये तीनों किस में आ रहे हैं, लेवल 2 में आ रहे हैं, जो हमारे सब हेडिंग जिसको हम कह सकते हैं। अब कबीरदास जी का हम डिटेल करते हैं, डिटेल में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूरा लिख दिया। फिर कबीरदास जी की जो है हम उसमें इनकी कविता के बारे में लिखते हैं। तो उसमें इनकी 3 कविताओं का जो संग्रह है उसको मैंने लिया है, साखी, सबद, रमैनी। अब देखेंगे लेवल 3 में तीनों आ रहे हैं। ये साखी ऊपर है और को डिस्क्राइब करने वाले हैं, और साखी के अंतर्गत जितनी चीजें आ रही हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो साखी के अंतर्गत हम ये लिखते हैं कि कबीरदास जी की रचना साखी जो है कैसी है, क्या है। फिर उसके बाद साखी में जो है उन्होंने आत्मा का सपोज जिक्र किया है, तो ये लेवल 4 में आ जाएगा। साखी के अंतर्गत जो आत्मा है वो लेवल 4 में आएगा। और आत्मा के अंतर्गत दो लेवल 5th का, क्योंकि आत्मा 2 तरीके की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। तो इसको हम लेवल 5 में रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे आत्मा जो लेवल 4 है वो बोल्ड है और इंडेंटेड है, टाइटल केस में रहेगा ये। लेकिन लेवल 5th जो है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इटैलिक्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम लेवल 3 में जो सबद है, रामायणी, उस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम सूरदास को डिस्क्राइब करेंगे। फिर सूरदास के अंडर में अगर कोई लेवल बनता है या कोई हेडिंग आती है तो फिर हम वैसे लिखेंगे, फिर तुलसीदास का लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है। जो हेडिंग होता है, हम हेडिंग को एक प्रॉपर तरीके से ही लिखेंगे, ये नहीं कि वहीं से शुरू कर दें ये हेडिंग देना और कहीं से भी लिखना शुरू कर दें। उसका प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एमएलए के कार्ड, ये तो जो एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ पा रही है। Voice is not audible. सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ सर, रिकनेक्ट हो रहा है फिर से।
कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आई है सर, रिकनेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक आपने जो हम ब्रीफिंग कर देते हैं, जो हमारा थीसिस होता है या रिसर्च पेपर होता है, इसमें एक गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमको रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है विभिन्न जर्नल्स में। और आपकी थीसिस भी जब सबमिट होगी तो उसमें भी एक गाइडलाइंस होगी। उन गाइडलाइंस को लेकर के सर अपना ये लेक्चर या व्याख्यान दे रहे हैं। इस गाइडलाइन को जब आप फॉलो करेंगे तभी आपकी थीसिस प्रॉपर रूप से सबमिट हो पाएगी, वरना सबमिट नहीं हो पाती है और आपकी थीसिस में प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो अगर हम अभी से ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, अपने हैबिट्स में रख लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक है कि जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, हम कोई बुक्स पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, तो इस फॉर्मेट में रखते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि हमारी थीसिस क्या होती है, फॉर्मेटिंग में नहीं भेजना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसलिए सर ने कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, क्योंकि हर ये कि एक पीएचडी एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें इन रूल्स को फॉलो करना अनिवार्य होता है। क्योंकि कुछ बच्चों को ने क्या किया, वो थीसिस के पेज बढ़ाने के चक्कर में फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग स्पेसिंग 2.5 या 3 कर देते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो यूनिवर्सिटी साइड में इनकी गाइडलाइंस अपलोड की जाती है और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपकी थीसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरी बात है कि आपकी सारी थीसिस को स्कैन करके आपके बेंगलोर में एक सेंटर है जिसमें सारी थीसिस को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है शोधगंगा में, और उस शोधगंगा के द्वारा लोग साइट करते हैं। तो ये ना लगे कि कल को एसएसजी यूनिवर्सिटी में इस एक स्टूडेंट ने देखिए कि क्या प्रॉपर एक जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट नहीं की है। तो इसमें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपकी जो मेन हेडिंग है, आपकी जो सब हेडिंग है, आपकी जो स्पेसिंग है, ये प्रॉपर है या नहीं है। इसको एक सीडी फॉर्म में भी आपको जमा करना होगा। जब थीसिस आप सबमिट करेंगे तो सीडी फॉर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको सारी चीजें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, हेडिंग्स को बहुत अच्छे अच्छे क्या होता है, कई हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं, उन फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाते हैं जो थीसिस में अलाउड नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी यूज करते हैं, बैकग्राउंड भी यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री या आपके बायोलॉजी जूलॉजी के लिए मैं कहूंगा कि आप पिक्चर्स भी नहीं यूज कर सकते हो इंटरनेट साइट से लेकर के, वो भी कॉपीराइट का एक मामला फंसता है। तो जब हम फ्यूचर में, मैं खुद लूंगा, मैं अभी सारे लेक्चर्स देख रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पिक्चर आप इंटरनेट से ले सकते हैं जो कॉपीराइट से बाहर है, कौन सी पिक्चर कॉपीराइट से बाहर नहीं है। नहीं तो आपको लिए क्या हो जाएगी, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर के साथ वाइस चांसलर लेवल पर उनको पता चला कि कुछ मामला प्लेगरिज्म का बहुत पुराना था। तो इस तरह आप कोई ऐसी गलती मत कर दीजिए कि एक बायोलॉजी में किसी बच्चे ने मान लीजिए एक पिक ले लिया इंटरनेट से कि चलिए इसको लेकर के हमने डिफाइन कर दिया, बाद में वो पिक क्या हुआ, कॉपीराइट के दायरे में आ गई है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको नोट करना पड़ेगा। और इसीलिए सर का जो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आप जब मैं अभी सर आगे बढ़ेंगे तो उनका एक प्रॉब्लम आती है आपको रेफरेंसिंग की। रेफरेंसिंग मैंने देखा कुछ लोग नंबर रखते हैं 1 2 3, कुछ लोग बुलेट्स यूज करते हैं, कुछ लोग एरो यूज करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर गाइडलाइन में नहीं आती है। सारे पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा, जब मैंने पहली बार अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की थी, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का प्रोग्रेस रिपोर्ट था और उसमें मेरे सुपरवाइजर ने ये केवल एक चेक किया था कि जितने आपने राइटर पढ़े हैं क्या उनकी रेफरेंसिंग प्रॉपर मेथड में है या नहीं। वहीं पर मैं क्या हुआ, डांट पड़ी मुझे और वापस आ गए कि नहीं, मैंने प्रॉपर मेथड से नहीं कर पाए। तो इस प्रकार आपकी जो थीसिस होती है, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और एक सबसे अच्छी बात ये एक सीख लीजिएगा, आपके द्वारा कहा गया कोई भी स्टेटमेंट हम लोग या कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि आप उसका रेफरेंस साइट नहीं दोगे। आपके द्वारा कही बात हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यानी थीसिस कमेटी नहीं एक्सेप्ट करते। आप एक लाइन भी लिखते हो कि नहीं, आपको केमिकल रिएक्शन होता, बारिश जब होती है तो हमारे जो जंगलों में आग लगी है, इससे क्या होता है कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है, तो उसका आप साइट करिए कि आपने कहां से रेफरेंस पाया है। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस कहते हैं जो लॉजिक नहीं है, लॉजिकली नहीं है, तो वो आपकी थीसिस अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब एक और बात आती है कि सर इतने रिसर्च जर्नल्स होते हैं, किसको हम साइट करें। तो जैसे आपका एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड की 3 इडियट में आपने देखा होगा, अपने फ्रेंड की बहुत अच्छी बात मानता था, लेकिन फ्रेंड से भी एक ऊपर है मदर, यानी आपके पेरेंट्स। आपने फ्रेंड की बात को रिजेक्ट कर दिया, मदर की, उससे ऊपर दादाजी ने,
उसी तरह जर्नल्स की एक कैटेगरी बनाई गई है यूजीसी केयर जर्नल, अगर आप उनका रेफरेंस रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे बेहतरीन अगर आप चले जाते हैं स्कोपस पे, उससे बेहतरीन अगर आपके पास कोई रेफरेंस साइट मिल जाती है जो आपके पास एबीडी जर्नल्स में आ जाते हैं, एच इंडेक्सिंग जर्नल में आ जाते हैं, तो इन पॉइंट्स के साथ आप अगर अपनी थीसिस को कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन थीसिस आपके सामने आएगी। मैंने कहा ना, आपके पास एक ठोस एविडेंस हो। अभी मैं अयोध्या मुद्दा देख रहा था, तो जिसमें भगवान राम का अस्तित्व एक यही तो मैं कह सकता हूँ, वास्तव में ये शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन यही हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप प्रूफ करिए, तो वहां पर जो वकील साहब थे वो अपने तर्कों से उन्होंने प्रूफ किया, लेकिन जब वो उनकी क्या कहते हैं उस पे वकालत कर रहे थे तो अपने जूते चप्पल उतार देते थे, क्योंकि भगवान राम की एक मर्यादा थी। और अंत में जो उनका अपोजिट वकील था, उसने जिस दिन कोर्ट का केस आया तो उसने उनके तर्कों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया था। तो साहित्य वाले लोग ध्यान से देखेंगे, साहित्य में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। साइंस वाले तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको बहुत अच्छी बात है, इनकी जो थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड है उसी को साइड कर देंगे। लेकिन साहित्य के लिए एक प्रॉब्लम है। सुमित्रानंदन पंत क्या प्रकृति प्रेमी थे? क्या प्रकृति के साथ साथ वो रात में जो चांदनी रात आती थी उसमें भी उनको क्या होता था, उसमें स्निग्धता रहती थी, उसमें भी कई चीज ढूंढते थे। तो जो साहित्य होंगे उनका तर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। साहित्य में जब भी थीसिस आप लिखेंगे तो उसमें तर्क बहुत अच्छा होता है, और साइंस तो बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिविटी का मैटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम इस केमिकल को इसमें मिलाए, इसके बाद ये कंपोजिशन बना, आप चाहे नेट पे जहां पे सर्च कर लीजिए। तो साइंस के लिए साइटेशन करना बहुत, साइंस के लिए इजी हो, मैं कह सकता हूँ इजी हो सकता है, या इंटरनेट में मिल सकता है। अब एक प्रश्न आपके ऊपर फिर से आता है, सर मुझे मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट मैंने इमेजिन किया। देखिए, रिसर्च स्कॉलर को इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी कभी रात में सोचता हूँ कि भारत में कहीं ना कहीं कोविड से नुकसान तो हुआ। जैसे मैं एक कल डिस्कस कर रहा था तो उत्तराखंड में माइग्रेशन से सब लोगों ने रोना रोया, और मैंने अपने एक स्टूडेंट को टॉपिक दिया है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। माइग्रेशन से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हुआ है, ठीक है। कुछ दूसरे एस्पेक्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? तो इमेजिनेशन, अब मुझे इसका एविडेंस कहां से मिलेगा? एविडेंस के लिए मैंने क्या किया, आप क्या करिए आप क्या करिए, हैशटैग का यूज करिए। मैंने क्या किया, माइग्रेशन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के आगे मैंने उत्तराखंड लिखा, उसको हैशटैग करके गूगल में सर्च मार दिया। तो जहां जहां इस तरह के एविडेंस आज तक रिसर्च पेपर हुए थे, सब लिख करके मेरे पास पीडीएफ फाइल्स में आ गए, और मैंने उनको बैठ करके पढ़ना चालू किया। साइंस स्टूडेंट भी कर सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि इस केमिकल में इस केमिकल को मिलाने के बाद अगर ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा इमेजिनेशन आप करिए कि साइंस आप गूगल से सर्च करिए, गूगल में अगर कहीं ना कहीं ऐसा एविडेंस मिलता है तो वो आपके लिए मच बेटर हो सकता है। तो ये आपको साइटेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस साइटेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। लेकिन साहित्य की मैं बात करता हूं, साहित्य में अगर मैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं साहित्य में एक मैं बात करता हूं, क्या कैकेयी जैसी माँ एक मर्यादा वाली माँ थी? तो शायद आधे लोग कहेंगे नहीं सर, आपकी बात से हम एग्री नहीं है। चलिए, मैंने इस टॉपिक पे एक थीसिस बनाई, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे थीसिस बनाता हूँ कि जो कैकेयी माँ का था, कि मैं हिंदी साहित्य का बात करता हूँ तो संस्कृत साहित्य का बात करता हूँ, तो कैकेयी जैसी माँ वास्तव में होना चाहिए, या एक सामाजिक मर्यादा पर उन्होंने काम किया कि नहीं? क्या उनको माँ कहलाने का अधिकार है कि नहीं? चलिए, मैं एक बात करता हूँ आपके साथ, मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि कैकेयी जैसी माँ सबको उपलब्ध नहीं हो सकती है। एक बार की बात है, जब राम लक्ष्मण बहुत छोटे थे और तीनों रानियों के लिए राजा दशरथ अलग अलग महल बनाए थे, तो वहां पे बॉल खेला करते थे चारों भाई, और अचानक बॉल चली जाती कैकेयी माँ के चेम्बर में, मतलब कमरे में, महल में। राम बहुत सीधे थे, कभी नहीं जाते थे। लक्ष्मण भी, और शत्रुघ्न और भरत बहुत उछलते थे तो पहुंच गए। तो पीछे से आज राम गए उनके महल पे, और उनकी कैकेयी माँ श्रृंगार कर रही थी, पीछे से जा करके आंख दबाते हैं, आंख पूछते बताओ माँ कौन हूं? सारी आवाज मैच करती है, सबका हाँ उंगलियां मैच करती हैं। तब कैकेयी कहती देखिए शत्रुघ्न हो गए, तो बोले नहीं माँ, आप नहीं समझ पाई। तो तब तुम भरत हो गए, राम आता नहीं मेरे यहाँ जल्दी, वो किसी के महल में जाता नहीं है। लक्ष्मण थोड़ा सा है, लेकिन फिर आप निश्चित रूप से भरत हो गए। नहीं कहा माँ, आप बताइए, एक मुझे वचन दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूं। बोला ठीक है, कैकेयी ने बोला ठीक है, वचन मैंने आपको दिया। देखे तो बोले मैं तो राम हूं।
तो बोली माँ आप आज हार गई हो। तो बोले क्या चाहिए बेटा बाल मांगो। तो बोली मुझे 14 वर्ष का माँ वनवास दे देना। कैकेयी लिपट के रोने लगी, कहते तुमको क्या हुआ बचपना। कहती नहीं माँ, मुझे पता है आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हो, और लेकिन मुझे वनवास आप नहीं दोगी तो मैं शायद अयोध्या में रह जाऊंगा, और मुझे जो कर्म करने में इस दुनिया में आए वो कर्म अधूरा रहेगा। तो कैकेयी जब भी राम आए थे, जब वनवास से लौट के सबसे पहले कैकेयी के पास गए। तो ये एक साहित्य का लॉजिक मैंने एक दिया। अध्यात्म रामायण आप खोल करके देखिए, आपने एक रामायण पढ़ी होगी, मैंने कई रामायण पढ़ी। तो साहित्य में हर चीज को विवेचना के लिए आपको लाना पड़ेगा। वही कैकेयी डायरेक्ट स्वर्ग जाती थी, और स्वर्ग में एक मीटिंग हुई। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो स्वर्ग में एक मीटिंग रखी गई कि एक काम करे, अगर इनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये तो यहाँ के हो जाएंगे, क्या किया जाए। कैकेयी को बुलाया गया, कैकेयी से कहा गया कि इनको हटाइए आप अयोध्या से। तुरंत उन्होंने नहीं माना। नहीं, कैकेयी ने कहा मेरा इतना लाडला राम है, मैं नहीं भेजूंगी। बोले कि याद रखिएगा, आप भले आज इस बात से नकार रहे, लेकिन आप चाहती कि आपका बच्चा इस दुनिया का उद्धार करे। कैकेयी वहीं से रोती हुई आई, बोली मैं इस अपयश को ले लूंगी लेकिन इस दुनिया को बचाऊंगी। और उन्होंने ये बात किया, लेकिन कहा कि मैं अपने बच्चे को कभी वनवास नहीं दूंगी। फिर उनके गले में सरस्वती जी को बैठाया गया। तो कहीं ना कहीं शायद माँ अगर प्यार करती है तो बहुत अच्छी माँ, लेकिन माँ में अगर ममता है तो शायद ममता कहीं अंधी होती है, और वो अपने बच्चे को वो नहीं देख पाती जो फ्यूचर उसका होना चाहिए। तो इन सारे तर्कों के साथ आप हिंदी का थीसिस में कैकेयी को भी आदर्श माँ के रूप में ला सकते हैं। ये तर्क है। तो साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप डायरेक्ट राइट कर दोगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये केमिकल हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकते हैं। कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट उसमें सब्जेक्टिविटी का मैटर नहीं है। FDI है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जब आपका सोशल साइंस, जब आपकी आर्ट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हमारे पास दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं ये लॉजिक वाली प्रॉब्लम हमारे पास आती है, और ये लॉजिक वाली प्रॉब्लम हमको कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ती है। तो संस्कृत साहित्य का जब भी आप इतिहास, जब आप वो लिखोगे, जब आप कहते हैं अंग्रेजी साहित्य पे रिसर्च करेंगे, तो इन लॉजिक्स को आपको सुनना पड़ेगा। एक और लॉजिक मैं चलिए देखता हूँ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, चलिए प्रूफ करिए। मैंने इस पे थीसिस बनाई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक प्रश्न उठता है, भगवान राम कहाँ के राजा होने वाले थे? भूमिपति होने वाले थे, भूपति होने वाले थे। और सीता का जन्म कहां से हुआ? आंसर है भूमि से। ठीक है, जनक जी ने हल चलाया और एक घड़ा मिला, उसमें से सीता जी का जन्म हुआ। राम और सीता का संबंध क्या हुआ? एनी ऑडियंस, कोई भी बताए। सीता का जन्म भूमि से हुआ और राम भूपति होने वाले थे। पति पत्नी का सर। आप बताओ कैसा आप लॉजिक लगा रहे हो जी? सर पिता और पुत्री का। पिता और पुत्री का हुआ है रिश्ता। यस सर, पिता पुत्री का। पिता पुत्री का। पिता पुत्री, वो भूमि से पति की बेटी। सीता का जन्म धरती से हुआ, भूजा है, और राम उसके पति बने थे। राम ने कभी 14 वर्ष सीता को छुआ भी नहीं, बेटी की तरह रखा था। जब सीता अग्निजा हुई, अग्नि की पुत्री बनी है, तब राम ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये आपका साहित्य मिलता है। आप प्रूफ करिए, थीसिस लिखिए। बस आपको जब भी हिंदी साहित्य की बात करते हैं, संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, जब भी इनकी बात करते हैं, तो आपको लॉजिक रखना पड़ेगा, और लॉजिक आपके पास ग्रंथ हैं, इनके आधार पर रखना पड़ेगा। चलिए कामायनी पे बात कर लेते हैं। कामायनी में कहा गया जो खिला हो बिजली का फूल। बड़ा अजीब बात है, जयशंकर प्रसाद जी तो बड़ा ऐसा वर्ड बोले जो बड़ा विचलित मन करता है। बिजली का फूल, बिजली तो ऐसी होती जो हाई टेम्परेचर युक्त होती है, और जो आकाश से बिजली गिरती शायद सब कुछ जला देती है। और बिजली का फूल क्या होगा? शायद इस दुनिया समाप्त हो गई थी, एक बिजली कौंधी थी, और उसमें से आपका जो श्रद्धा और मनु निकले थे, जो एक बिजली के फूल की तरह थे, शायद एक नई हमारे पास क्या होता सृजन करने वाले थे। तो इस प्रकार का साहित्य जब आप करेंगे तो इनमें तर्क की महत्ता होगी। और साइटेशन में आप क्या लिखोगे? हमने अध्यात्म रामायण का अध्ययन किया, और पेज नंबर इस पे ये बात कही गई। तो इंग्लिश साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, आपको दमदार लॉजिक रखना है विद साइटेशंस के। लेकिन साइंस और आपके पास कॉमर्स, इनके पास जो भी होगा, ये लोग क्या करेंगे, जहां पर आपका ऐसा रिएक्शंस पाया जाता है, ऐसे अप्रूव्ड थ्योरी मिलती है, उन प्रूव्ड थ्योरी के साथ आप काम
करोगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो आपके पास प्रूव्ड थ्योरी है, उन प्रूव्ड थ्योरी के साथ अगर आप काम करोगे तो शायद मच बेटर आपकी थीसिस हो पाएगी और वर्ल्ड लेवल पे आपकी थीसिस जा सकती है। लेकिन अगर आपने बहुत छोटा मोटा लॉजिक रख करके उसको साइट किया तो शायद आपकी थीसिस में उतना दम नहीं होगा जितना दम चाहिए होता है। ठीक है, तो साइटेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। और साइंस, और मैं बताऊं साइंस विधा में, आपका कॉमर्स विधा में आपके पुराने एविडेंस, किसी कंट्री में अगर मान लीजिए एफडीआई पॉलिसी में छूट मिली है, उससे लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो वो साइट आप करिए। वर्ल्ड का कहीं भी कोने में ऐसा एविडेंस मिला, और कोशिश करिए कि एक साइट ना हो, कई साइटेशंस हो, कई रेफरेंसिंग आपके पास हो, तो शायद वो जो आपका रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट को आप पावरफुली कह सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें पढ़ना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप पढ़ाई करिए तो कोशिश करिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए। ठीक, तीसरी बात आती है आपके टॉपिक को लेकर के प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा आप लोग जो टॉपिक रखते हो शायद पहले से डिटर्मिनेशन है। जब मैं पढ़ने गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे मेरे डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट एमए में एडमिशन लेते हैं और लगभग 28 प्रोफेसर थे। तो मेरे यहाँ तो कोई समस्या नहीं थी, हर टॉपिक का स्पेशलिस्ट वहां बैठे थे। मैंने बताया कि मैं एग्रीकल्चर पे काम करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर के पास मुझे रिकमेंड कर दिया गया और उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी थी। लेकिन आपके साथ एक समस्या है कि आपके सुपरवाइजर कहीं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक या दो होंगे। अगर मैं कह दूं कि किस विधा के स्पेशलिस्ट है, तो शायद आप कहोगे नहीं सर, वो कह रहा है किसी भी टॉपिक पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ी समस्या आती है कि हम टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करें। ठीक है, टॉपिक बहुत नेरो। मैंने एक साउथ अफ्रीका में पेपर भेजा, मैं आपका अपना पर्सनल डिस्कशन बताता हूं। साउथ अफ्रीका में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेपर भेजा, पेपर का लेंथ था 11 पेज और उसमें कमेंट आए थे 21 पेज लिख करके। मैं चुपचाप उस पेपर को छुपाया और दौड़ के भागा कि जितना पेपर नहीं था उससे ज्यादा मेरे ऊपर निगेटिव कमेंट्स आए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर अच्छा से नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए आपको पेपर राइटिंग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपका थीसिस क्या है, अगर आप रिसर्च पेपर 2-4 लिख लीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी मुझे थीसिस कैसे लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना। तो उस रिसर्च पेपर में जब मेरा रिजेक्ट हुआ तो एक ही कमेंट आया था, योर टॉपिक या स्टडी एरिया इज सो नैरो, बहुत छोटा है, आपने ब्लॉक लेवल की स्टडी कैसे कर लिया। ब्लॉक लेवल की, आप एक काम करिए, अल्मोड़ा जिले में एक ब्लॉक को आप, ब्लॉक की स्टडी करके आप इंडिया लेवल पे थ्योरीज बनाना चाहेंगे, ये इस तरह के कभी टॉपिक आपके सजेस्ट नहीं होंगे और इनको पब्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मैं जैसे स्टूडेंट्स के साथ अपना टॉपिक बनाता हूं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ठीक है, अ केस स्टडी ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। आप बताइए टॉपिक कैसा हुआ, इंडिया लेवल का मैं स्टडी कराया, सेकेंडरी डेटा मैंने एनालिसिस किया, सेकेंडरी डेटा पढ़ा, रिव्यू मैंने पढ़ा, और मैंने स्टडी कहाँ किया, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वही चीज को इंप्लीमेंट करने की बात कही। ठीक है, कोशिश करिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से डेटा आपका नीचे पॉपुलेशन ना हो, और दूसरी चीज आपका जो डेटा हो वो कोशिश करिए कि आपके इंडिया को रिप्रेजेंट जरूर कहीं ना कहीं कर रहा हो, जो आपके मेंस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप कर रहे हो, या साइंस में, जो साइंस में तो बहुत अच्छा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, आपका कोई भी थ्योरीज होगी वो थ्योरीज डेवलप होगी। जैसे मैं पीजीआई चंडीगढ़ में बात करता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, रैट्स, चूहे लाते हैं, 11-12 रुपए खरीद के चूहे लाते हैं, और उसमें कोई क्या होता है, बीमारी का सिम्टम्स कर देते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर नापा करते हैं, उसको नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल साइंस की बात है। वो लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बीपी नापते हैं, उसका ब्लड इन्फेक्शन नापते हैं, उसका क्या कहते हैं, खाने पीने का हैबिट नापते हैं, और इस प्रकार करके उनकी एक मेडिसिन या एक रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। तो साइंस तो यूनिवर्सल है, लेकिन जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कंडीशन होगी वो जरूरी नहीं है कि वो क्या कहता है, साउथ इंडिया में वही सेम चीज हो। ठीक है, तो साइंस में अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं मोस्टली, लेकिन सोशल साइंस में सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, इसलिए सोशल साइंस में रिसर्च लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, आर्ट्स में रिसर्च लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अंग्रेजी में एक नायक एक नायिका की क्या करता है, बड़ाई करता है, ठीक है, और वो कहां कहां से कंपेयर करता जाता है, शायद अनलिमिटेड है। लेकिन बायोलॉजी में आपका टेम्परेचर, आपका रिएक्शन, सबको
कुछ कांस्टेंट है, और रिसर्च में आप कुछ मत करिए। एक मेरा दोस्त है मैथ का, है वहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो उससे मैंने कहा कि किस पे, मैथ पे किस पे रिसर्च कर रहा है, कह रहा है कि a+b का होल क्यूब तक तो हो चुका फार्मूला, मैं अब इसके बाद इसकी पावर 5 पे रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा फार्मूला दे दूं ताकि लोगों को a+b का पावर 5 पर एक इक्वेशन में डायरेक्ट आंसर निकल करके आ जाए। मैंने कहा यार तुम्हारे साइंस में तो कभी खत्म ही नहीं होगा मैथ में, आप ही 5 का कर रहे हो रिसर्च, भी कोई आएगा 6 का करेगा, कोई 7 का, हमारी रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होती। उसी तरह साइंस में होता है, एक काम करो टेम्परेचर को वेरी करके आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह साइंस में अगर एक एक चीज को, वेरिएबल को हटाते जाते तो हमारे पास रिसर्च टॉपिक जनरेट होते चले जाते हैं। वहीं हमारे पास जो आर्ट साइड होता है उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है, उसके दो परसेप्शंस होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं, ठीक है प्रदीप जी मेरे मुझे दिखाई पड़ रहा है, प्रदीप से पूछूं कि आपके परिवार में इनकम कितनी है, तो पता है इनके दो आंसर होंगे। अगर मैं पूछूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहा हूं तो कह रहेगा साहब हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब है, किसान है, घरों में रहते हैं, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से परिवार चलता है। अगर मैं कह दूं कि नहीं शादी के लिए एक रिश्ता आने वाला है, तो कहेंगे पूरी दिल्ली में जितने बंगले हैं मेरे हैं। दो डायमेंशन से आप बात करोगे, सोशल साइंस वही मात खा जाता है। जो हमारे पास रिसर्च रिस्पोंडेंट जो डेटा देता है, उस डेटा को मैं कैसे एक्सेस कर पाऊं, ये एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ में आता है, और ये चैलेंज हमारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करता है, ठीक है। तो सोशल साइंस हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन आप एक बेस्ट रिसर्चर की तरह, एक बेस्ट रिसर्चर क्या करता है, उन कंडीशंस को कंट्रोल करके अगर आप डेटा एक्सेस कर लेते हो तो शायद आप बेस्ट रिसर्चर। चलो शौचालय योजना पे क्या कहते हैं, अशोक जी हमारे साथ हैं, शौचालय योजना पे आप किसी से पूछो क्या आप टॉयलेट जाने के बाद हाथ धुलते हो, सबका आंसर वन यस होगा, सारे लोग यस बोलेंगे, कोई नो नहीं बोलेगा। हम कहेंगे भारत में स्वच्छता अभियान 100% है, तो बीमारियां कैसे होती हैं, बीमारियां कैसे होती है अगर आप इतने सैनिटेशन हो। तो लोग सोशल साइंस में डेटा बताने को तैयार नहीं है, वो परसेप्शन आपका देखते हैं कि आप किस मोटिवेशन से पूछते हो। वो लगता है कि आप ऑफिसर हो और कुछ बेनिफिट देने आए हो, वो आपसे चाहते हैं कि वो चीजें हम लोग क्या करें, एक्सेस कर लें। तो वो पूछते हैं साहब आप किस विभाग से आए हो, और रोना रोना चालू कर देंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस बड़ी कंट्रोल कंडीशन में होती है और इसमें रिसर्च करना बहुत प्रॉब्लम करता है। और मैं एक और इस पे बात करता हूं, इसमें साइंस सब्जेक्टिव बहुत होता है। साइंस का डेटा क्वांटिटेटिव डेटा बहुत होता है, कॉमर्स का डेटा क्वांटिटेटिव होता है। भारत में इतनी एफडीआई है, एक बात है। लेकिन जो आपका आर्ट्स और सोशल साइंसेस का डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी वाला बहुत ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिविटी वाला का मतलब होता है हमें दिखाई कुछ और पड़ रहा है और होता कुछ और है, ठीक है। दिखाई कुछ, जैसे इसमें प्रदीप जी कहेंगे सर इतना भारत में एफडीआई आया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिसर्च कर देंगे। लेकिन आज भारत में कितने लोग गरीब हैं जिनका बीपीएल कार्ड बना है, अगर मैं ये कह दूं कि इस पर रिसर्च चलिए करते हैं कि आप बेनिफिशियरी को प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है, तो शायद आप क्वेश्चन मार्क खड़े कर दोगे। सर हमारे गांव में यही कहोगे, सर हमारे गांव में तो जो प्रधान जी उनके सबसे ज्यादा रिलेटिव बीपीएल कार्ड बने हैं, जबकि बीपीएल कार्ड में सोशोलॉजी कहती है 32 वेरिएबल अगर आपके पास इंडिकेटर देखो तो वहां पे बीपीएल कार्ड नहीं बनना चाहिए। जैसे उसका पक्का मकान नहीं हो, पहला, दूसरा 2 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तीसरा टीवी नहीं होना चाहिए जो बीपीएल कार्ड धारक है। आप बताइए ये कंडीशन कहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो सोशल साइंस बहुत यहाँ पे मात खा जाता है। इसलिए सोशल साइंस में रिसर्च में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा डेटा होता है वो डेटा प्रॉपर एक्सेस नहीं हम कर पाते हैं, और जब डेटा प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पाते तो हमारी थीसिस में बायसनेस आ जाती है, और जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। आर्ट्स में जो हम सुमित्रा नंदन पंत को या जो इंग्लिश में शेक्सपियर के संदर्भ में जो हम चीज सर्च करने की बात कर रहे थे, शायद वो एक्सेस नहीं हो पाता, इतना ज्यादा डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन साइंस इस बात को कर लेता, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता। अब एक बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में अधिकतर ऑब्जेक्टिविटी का खेल होता है, ठीक है। आप लिकर्ट स्केल बनाइए, लिकर्ट स्केल बनाने के बाद आप डेटा को एक्सेस कर लीजिए और उस डेटा के बेस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट आप दीजिए, ट्रीटमेंट देने के बाद आप क्या करिए, उसके रिजल्ट को वेट करिए। मैं अभी आईआईएम अहमदाबाद के साथ मैंने काम किया, तो हम लोगों ने क्या किया कि
एक गांव था, उस गांव में पहले देखे कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, गंगा यमुना नाम की दो बहनों का एक वीडियो दिखाया पूरे गांव जाकर के कि गंगा बचत करती थी, यमुना बचत नहीं करती थी, भी एक्सीडेंट हुआ, गंगा का परिवार देखिए आज सुरक्षित है और यमुना परेशान है। उसके बाद फिर हम 3 महीने बाद डेटा कलेक्शन करने गए, तो हमने देखा कि जो उनका बिहेवियर था उस मूवी देखने के बाद वो काफी अधिक परिवर्तित हो गया था। तो हमको लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की भारत में आवश्यकता है और इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिजल्ट है। तो आप परसेप्शन, एक कभी आप सर्च करिएगा नेट पे, एक मेरा रिसर्च पेपर आता, पार्टिसिपेशन बिहेवियर इन हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में बच्चों का पार्टिसिपेशन बिहेवियर क्यों खराब है। किसी कॉलेज में आप चले जाइए, पता चला क्या होता है, 11 बजे इन बच्चों का आने का टाइम है और 1 बजे इनके जाने का टाइम है। टीचर्स इनसे कोई मतलब नहीं है। टीचर आए, पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, वो 11 बजे आएंगे, 1 बजे चल देंगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, बट उनके साथ कई वेरिएबल काम करते हैं। गाड़ियां नहीं मिलती है टाइम पे, घरों पे काम है, अधिकतर महिलाएं हैं यहाँ पर, लेडीज आती हैं, उनको घरों के काम देखने हैं, वो मार्केट का भी काम एक्सेस करते हैं। देयर आर द मेनी वेरिएबल्स वर्किंग। तो इन कंडीशंस पे काम करते हैं और फिर भी वो एजुकेशन में, अगर आपका आपका स्टेट हायर एजुकेशन में नंबर 1 की रैंकिंग रखता तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इस तरह हमको रिसर्च करने हैं, लेकिन रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को आप रखोगे सोशल साइंस वाले, ध्यान। ठीक है, साइंस और कॉमर्स सब्जेक्टिविटी बहुत मैटर रखता है। सब्जेक्टिविटी मैटर का मतलब होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तो आपने क्या किया, इस केमिकल को इस केमिकल में मिलाया, आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, लाल से पीला हुआ, आपने दिखाया। आपने किसी लोहे के रॉड को गर्म किया, फिजिक्स ने, लोहे का रॉड क्या हुआ, वो कितना टेम्परेचर बढ़ गया, वो सब्जेक्टिविटी। लेकिन आपका जो सोशल साइंस आर्ट्स है वो ऑब्जेक्टिविटी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दिखाई कुछ और पड़ता है और होता कुछ और है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि शौचालय का क्या, शौचालय से भारत में आपका स्वच्छता अभियान हुआ, उत्तराखंड आज क्या होता है, स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पे है। चलिए, आप शौचालय योजना का इवैल्यूएशन करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में अभी डॉक्टर विजय श्रीवास्तव आएंगे, वो पॉलिसी मेकिंग पे उनका पेटेंट है, कई कॉपीराइट्स उन्होंने लिया और गवर्नमेंट की पॉलिसी को, पेटेंट को देखते हैं। तो कभी भी आप जब ऐसी योजना है तो डायरेक्ट कभी उनसे मत पूछेगा आप साबुन से हाथ धोते कि नहीं। एक काम करिए, टॉयलेट खोलिए, टॉयलेट की कंडीशन देख लीजिए, क्या उसमें साबुन एक्सेस है? अगर साबुन उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो भैया आप कहाँ जाते थे हाथ धोने के लिए? क्या साबुन बाजार से मंगाते थे? खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इनका मतलब अगर प्रदीप जी की मुझे पूछना तो एक काम करें ना, इनको डायरेक्ट इनकम क्यों पूछते हैं? इनका एक्सपेंडिचर बिहेवियर देख लेते हैं, 1 महीने कितना है, ये ऑटोमेटिक बता देगी कि मुझे एक्सपेंडिचर बिहेवियर मेरा इतना है। तो सब्जेक्टिविटी से सोशल साइंस में काम नहीं चलेगा, जो दिखाई पड़ता उससे काम नहीं चलता। ऑब्जेक्टिविटी ढूंढिए कि आपका क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से वही एग्जाम्पल रिपीट करता हूं कि पति पत्नी एक फ्लैट में रहते थे और पति और पत्नी के बीच में अगर एक दूसरे की दोनों बात माने तो शायद कहते हैं परिवार सबसे अच्छा है ना। अब देखिए, पत्नी कह रही कि आज मैं मायके जा रही, पति ने तुरंत कहा जाओ। साइंस वाले बड़े खुश हो गए, क्यों? सब्जेक्ट उसका पूरा हो गया, सब्जेक्ट उसका पूरा हो गया, मतलब बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन आर्ट्स वाले नाराज हो गए, क्यों? पत्नी उतरती जा रही है और एक एक स्टेप पे कहती, एक बार तो पलट के कह देते कि मत जाओ, आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, खाना मेरा कौन बनाएगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अगर ये बोल देते तो शायद भले मैं मायके ना जा पाती, लेकिन मुझे लगता कि मुझे बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तो साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो क्या लिखेंगे कि वास्तव में पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाप चल रहा है, पहला देख करके जब पति ने हाँ बोला था। लेकिन जो आपका सोशल साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट है उसी की रिपोर्टिंग क्या करेंगे कि दोनों के बीच में कोई आंतरिक संबंध नहीं है, मना स्थिति अच्छी नहीं है और दोनों के बीच में कोई कलेश है और इनका परिवार अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो एक पत्नी क्या चाहती है, कभी कभी वो ना में हाँ चाहती है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो सोशल साइंस और आर्ट्स के आपको जो ऐसी नजर पैदा करनी है कि आपको वो चीज ढूंढनी है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी आपकी लाइफ में क्या है। और साइंस के लोग आपको क्या ढूंढना है, आपको सब्जेक्टिविटी का मैटर सर्च करना है। ठीक है, आप सब्जेक्टिविटी सर्च करिएगा तो
और आपके पास साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी आपका ऑब्जेक्टिविटी मैटर हो जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी का मैटर, क्या आपका टारगेट पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ है। क्या एक नदी के किनारे बैठा हुआ कवि जो कह रहा है कि एक पोयम गाता कहता मुझे दुनिया के सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, शायद एक बंगले में रहने वाला व्यक्ति उतनी खुशी नहीं पा सकता है, तो शायद वो एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको वास्तव में जो साइंस है और आर्ट्स है वो कहता है कि सबसे ज्यादा सुखद एहसास होगा। ठीक है, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट क्या कहेगा, नहीं सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसलिए सोशल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों की रिसर्च अपने अपने डायमेंशन से अलग अलग तरीके से करना होगा और आपको वो दृष्टिकोण विकसित करना होगा, वो सोचने का तरीका आपको विकसित करना होगा। आप किस तरह से समाज को देख रहे हो, कैसे कवि को देख रहे हो। ठीक है, निराला निराला को हर जब उनकी बेटी की डेथ हुई थी और अज्ञे जी ने एक वर्ड बोला था, बहुत उनको दुखद हुआ था। अज्ञे तुम्हारा अज्ञे निराला जी अज्ञे जी के पास पहुंचे और बोले मेरी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मेरी पोयम छाप दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अज्ञे जी ने कहा नहीं, आपका निराला समय समाप्त हो गया है। अब निराला बहुत दुखी हुए, हॉस्पिटल उनकी बेटी की डेथ हो गई, अब उनको चारों तरफ उनकी बेटी दिखाई पड़ती थी। तो वहीं पे उन्होंने लिखा था एक पोयम, वो तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पे, और वहां पर उनको हर ऑब्जेक्ट में उनको वही दिखाई पड़ता। और उसके बाद ये कविता इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि निराला शायद सबसे बड़ी कवि बन गए। तो ये आपको निगाह पैदा करनी पड़ेगी कि ये निगाह आप तब पैदा करोगे तभी आप लाइफ में एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की भूमिका में कार्य कर पाओगे। ठीक है, और साइंस और सोशल साइंस में कभी कभी सब्जेक्टिविटी आपको दिखाई पड़ती है, यानी क्वांटिटेटिव डेटा, जो डेटा को आप माप सकते हो, पैरामेट्रिक डेटा। ठीक है, इनकम, आपके पास घर में कितने कमरे हैं इसके आधार पे। लेकिन कुछ चीजों को आपको क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। ठीक है, उसको आपको अपना खुद का इंडेक्स बनाना पड़ेगा, आपको खुद की नजर पैदा करनी पड़ेगी। मैं कभी जाता हूँ किसी गांव में, आराम से बैठ करके उनसे कन्वर्सेशन करता हूँ, एक वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो शूट करने के बाद बैठ के उस वीडियो को एनालिसिस करता हूँ, सारा डेटा निकल करके आ जाता है कि ये कहना क्या चाहते थे। तो ये एक मैटर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो जाता है, जो आपको सर्च करना पड़ेगा। और ये निगाह आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको इससे लिए रिव्यू करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा और उनको क्या प्रॉब्लम्स आई थी थिंकर्स को। माना रहेगा कि जनक जॉन रीच, ठीक है, माना रहेगा कि जो जन्मदाता है जॉन रीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, और संयोग से एक दिन मेरी मुलाकात उनसे हो गई इलाहाबाद में। जीबी पंत एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर वो प्रोफेसर थे और उनको ये पता चला कि मनरेगा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, प्रधान जी सारा पैसा खा जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी को इवेल्युएट करने के लिए एक दिन एक ग्राम प्रधान के पास गए, बोले साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मुझे काम दे दो मनरेगा के अंतर्गत। और 1 महीना पूरा उस मनरेगा में काम किए। जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके जो पैजामा था वो आधा फट चुका था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बोले बेटा रिसर्च के दृष्टिकोण ऐसे नहीं होता, उसमें आपको लगना पड़ता है, आपको घुसना पड़ता है। आप धारचूला में स्थित जो जनजातियां, आप उस पर स्टडी करके दिखाइए, दूर से आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन उनके आंतरिक जो कल्चर्स हैं, जो उनका खान पान है, जो उनका, उसके लिए आपको हो सकता है कि उनको इंटीमेट करना पड़े, उसके पास इमिटिएट करना पड़े, जाना पड़े, रहना पड़े, विश्वास जगाना पड़े, उनके साथ रहे, तब आप थीसिस लिख सकते हो। ऐसे आप थीसिस नहीं कर पाओगे। केस स्टडीज ऐसे की जाती, कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो जो आपके पास जो ये ट्राइब्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिस्पेक्टेबल परिवार से होते हो सकता है आपको पकवान खिला रहे हैं वो दूसरा खाना खा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं मैं भी एक क्या होता है एक थिंकर्स हूं और मैं आपके परिवार के बीच में हूं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, शायद तब आप उनकी लाइफ स्टाइल को जान पाओगे, नहीं तो ऐसे आप उनकी लाइफ स्टाइल को विषय मुझे नहीं लगता जान पाओगे। तो पीएचडी क्या है, पीएचडी में केवल आपको अभी सीखना है हाउ टू, मतलब हम कैसे रिसर्च प्रोसेस को करें, इसको अभी सीख लीजिए। आप फैकल्टी मेंबर्स हो, कुछ लोग बने होंगे, प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम करते हैं। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट 100 करोड़ का आया था, बनारस में आया है, जिसमें बेगर्स को शेल्टर्स प्रोवाइड करना है, बेगर्स को शेल्टर्स प्रोवाइड करना है।
ठीक है, जो लगता है कि जिनके पास छत नहीं है उनके साथ उनको हमें छत प्रोवाइड करना है बनारस में। तो इस तरह करके तो आपको प्रॉपर रिसर्च के उन डायमेंशन को, उन दर्शन को, उस दृष्टिकोण को यहाँ पे डेवलप करना मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ डेवलप करिएगा। और फिर हमारे साथ क्या होता है, जब ये थीसिस आपकी अवार्ड हो जाएगी, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, कुछ लोगों को फंडिंग हो रही, कुछ लोगों को फंडिंग नहीं होती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करती है, बहुत ज्यादा पैसा देती है, 30,000 40,000 रुपए देती है। प्लस हम लोगों के पास आईआईएम का प्रोजेक्ट रहता था, वहां पे प्रोफेसर बोलते थे कि उनका डेटा कलेक्ट कर दो, उनके साथ काम करा दो, तो क्या करते जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो हम लोग वो कलेक्ट कर लेते थे मनी। बट आपके पास लैक ऑफ मनी मनी नहीं है इतना, तो आप थीसिस, एक अच्छी सी थीसिस कंप्लीट करो। फिर जब आप फैकल्टी बन जाओगे, बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट के साथ काम करना, और मेजर प्रोजेक्ट्स में जब काम करो तो जो आप टॉपिक बनाना चाहते हो, जो चाहते हो कि सर इस एरिया में काम कर सकते हैं, उस एरिया पे आप काम करिए फ्यूचर में। मेरे पास बहुत ढेर सारे टॉपिक्स, सब में मैंने प्रपोजल बना के रखा है। ठीक है, आपके साथ बैठता हूँ, सीखता हूँ, मुझे लगता है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करो। ठीक है, तो मैं इसलिए आपके साथ अनुभव शेयर करता हूँ। तो पीएचडी में आपको केवल अवार्डेड लिख के आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिख के आएगा, केवल अवार्डेड लिख करके आएगा। ठीक है, और आप ये केवल सीख लो कि रिसर्च कैसे की जाती है, और लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी पूरी लाइफ, फैकल्टी जब आप मेंबर बनोगे तब चलता रहेगा। हाँ, रिसर्च लिखने से पूर्व आप रिसर्च पेपर लिखना, मैं रिसर्च थीसिस का एक छोटा, अत्यंत छोटा रूप रिसर्च पेपर मानता हूँ। ठीक है, रिसर्च पेपर लिखना, एक वेरिएबल ले लेना, दो वेरिएबल ले लेना, ठीक है, और उस वेरिएबल के साथ आप काम करना चालू करना, और उन वेरिएबल के साथ आप देखना, टेस्ट करना, और टेस्ट करने के बाद फिर आप बताना कि अगर आपके रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जा रहे हैं तो एक समझ जाना कि आप थीसिस लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपके रिसर्च पेपर नहीं लिख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तीसरी चीज, ठीक है, चलिए मैंने एक डिस्कशन आपके साथ किया कि उत्तराखंड में माइग्रेशन का कारण क्या है। ठीक है, किसी ने मुझे जवाब दिया कि एम्प्लॉयमेंट, सर यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। किसी ने कहा एडुकेशन। ठीक है, मैंने 6 वेरिएबल को सिलेक्ट किया। प्रदीप जी का एक प्रश्न था, बड़ा इनका ज्वलन था, सर हाउ टू सिलेक्ट द वेरिएबल, सर मुझे कैसे पता चले कि कौन सा वेरिएबल लेना, कौन सा वेरिएबल छोड़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न था, शायद इनको जवाब नहीं मिला था उस दिन। मैं बताता हूं, रिलायबिलिटी उसकी टेस्ट करनी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या वो वेरिएबल क्या होता है, एक्टिव रूप में काम कर रहा है। क्या आज जो उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं या एडुकेशन के लिए कर रहे हैं। तो एक काम करिए, सारे वेरिएबल को प्रदीप जी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और उन वेरिएबल्स का क्या करते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट में एसपीएसएस से करता हूं। जिसकी रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कहने नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, कहने मात्र का होते हैं, वो उनका कोई योगदान नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर उनको फिल्टर कर देता है कि ये वेरिएबल इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको वहीं से हम फिल्टर कर देते हैं। बाकी बचे जो वेरिएबल होते हैं उनको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में रन करा देते हैं, जिसका बीटा कोएफिशिएंट अच्छा जाता, कहते हैं ये माइग्रेशन का मेन कारण है। अन्य कारण तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनेक तो कारण है बट इतने इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। और गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर को हम लोग क्या एडजस्ट का सजेशन दे देते हैं कि ये आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम, जैसे एजुकेशन और हेल्थ हमारे पास इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है। मैंने जब अभी टेस्ट किया, और मैं एक रिसर्च पे, मेरा जब सेशन हुआ अभी, आशीष सर का अचानक कट गया, तो मैं इमरजेंसी मोड में बैठा रहता हूँ। ठीक है, जब भी कोई कटता तो ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है कि आपको इतना आना चाहिए कि अगर, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड पे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होगा, तो आपके पार्ट, और ऑनलाइन कोई वेट नहीं करना पसंद करेगा। दीपक जी से पूछे ऑनलाइन वेट करना कितना मुश्किल होता है, एक एक दो दो मिनट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। ठीक है, इस समय गुजरात टीम की तरह ना, तो हार्दिक पांड्या की तरह आपको हर चीज में फील्ड में आके आपको उतरना पड़ेगा। तो मेरे ऑलरेडी है कि मैं अपने आप को बैकअप मोड में रखता हूँ कि जब भी हम ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद आ जाता हूँ, और कोशिश करूंगा कि हम आपके साथ रिसर्च को शेयर करेंगे। ठीक है, और मैं आपका अगला मतलब एक बहुत बेहतरीन लेक्चर लेकर के आऊंगा कि जो आपकी शोध में समस्या आती है, हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव, रिसर्च गैप कहाँ से ढूंढे, सर रिसर्च पेपर कहाँ से सर्च करें। सब तो ब्लॉक उसमें क्या, स्कोपस वाले तो सब ताला लगा के बैठे हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, एच इंडेक्स वाले बड़ा बड़ा ताला लगा दिए हैं, उसका भी लोग तोड़ ढूंढते हैं। हर चीज का इस दुनिया में तोड़ है। ठीक है, गूगल मीट पे लोग 100 लोगों की मीटिंग कराते हैं, मैं 2000 की करा सकता हूँ एक बार में मीटिंग।
हर इंसान का हर चीज का तोड़ है, आप ढूंढ के तो देखिए। ठीक है, अभी एक चमन चमन जी इसमें जुड़ते हैं मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने अभी कॉमर्स से ही अपनी थीसिस कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है। वो कहते हैं सर अभी थीसिस सबमिट है लेकिन वही मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैंने आपकी सारी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम, आपने कभी प्रॉब्लम नहीं बताई है, मुझे एक कंप्लेन है। आपकी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम मैंने नोट करके रखी है। उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के मैंने एक टॉपिक बना दिया है कि जो शोध के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हम कैसे निजात पाए, मैंने उसका टॉपिक बना दिया है। और मैं उसके साथ आपके साथ बहुत जल्द उपलब्ध रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। तो आज हम इस सेशन को, क्योंकि 5:30 हो गया, 5:30 हम ओवर करते हैं। और डॉक्टर विजय श्रीवास्तव वो पेटेंट स्पेशलिस्ट हैं और पॉलिसी मेकिंग है, गांधीयन थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनको मैं 6 बजे ला रहा हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और आप सुनिएगा, समझिएगा। और एक ठीक है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया था, और उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब होता है आपकी स्टेट में जितनी पॉलिसी चल रही है, आप क्या कहोगे कि सर ये पॉलिसी अच्छे से काम नहीं कर रही, केवल खाने पीने के लिए है। तो उन पॉलिसी को इवेल्युएट करते हैं कि क्या पॉलिसी सही है या गलत है। आपका रिसर्च का टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, आपके पास बहुत से टूरिज्म की पॉलिसी चल रही है, आपके पास मनरेगा की पॉलिसी है, क्या ये उत्तराखंड में प्रॉपरली सक्सेस हुई या नहीं सक्सेस हुई, इन पर वो कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल डॉक्टर अमीषा गुप्ता आएंगे प्रथम सेशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। वो हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस पे लेक्चर लेंगी, सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है। दूसरा सेशन मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है आपका डॉक्टर रवि गुप्ता सर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाए। आप केवल अभी अपना फोकस रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे करिएगा और फिर आप थीसिस आगे बढ़ाइएगा। मैं आपको 2-3 मैंने सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के नोट्स बनाता हूं, और उन प्रॉब्लम्स को मैं खुद सॉल्व करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे आकर। आपके सामने मैं डेटा आपसे लूंगा और डेटा का एनालिसिस करके बता दूंगा मीन की वैल्यू क्या है और ये क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं हिंदी में सॉफ्टवेयर लगा करके दिखाऊंगा, तो हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, बहुत जल्द फिर से मिलते हैं, और आशीष सर जैसे ही कनेक्ट होंगे उनका लेक्चर हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बढ़िया लेक्चर है सर आज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 6 बजे मिलते हैं, हम अटेंडेंस लिंक शेयर करते हैं। यस सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर।